हम 100 करोड़ लोगों का इलेक्शन तो करा देते हैं, एक ही दिन में वोटिंग हो जाती है, कोई पोस्ट पे रिगिंग नहीं होती, पर 25 लाख लोगों का एग्जाम नहीं कर पाते। एक ऐसा एग्जाम जो कि इंडिया को एक डेवलपिंग से डेवलप नेशन बना सकता है। जबकि 2024 में और 2026 में दोनों ही जगह मेरे हिसाब से तो सरकार ने पूरी कोशिश की कि मामले को किसी तरीके से रफा दफा कर दें, किसी तरीके से इस मामले को दबा दें। 2024 बहुत पुराना नहीं हुआ है। 2024 नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, 14 जून की जगह वो रिजल्ट 4 जून को आ जाता है, ताकि इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट थे, ये जो देश के इलेक्शन थे, उन्हीं रिजल्ट्स के साथ कहीं ना कहीं नीट का रिजल्ट भी घुल मिल के रह जाए और ये बात दबी की दबी रह जाए। इसका मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग साल दर साल तैयारी कर रहे हैं। कोई 500 किलोमीटर चल रहा है, कोई 1000 किलोमीटर चल के आ रहा है, किसी ने अपना खेत बेच के, किसी ने लोन लेके तैयारी कर रहे हैं, कोई कोटा जाके तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ लाखों एस्पिरेंट्स की एक अलग डिमांड है, उनकी मेहनत है, कई सालों पुरानी मेहनत है उनकी, जो लगातार वो करते आए हैं और शायद आगे करने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ जो नीट पेपर लीक और जेई और कई सारे एग्जाम्स का जो एक माहौल बन चुका है, एक डर का माहौल कि आगे एजुकेशन पॉलिसी और जितने भी लॉ है, ये जो आगे बदलने वाले हैं, इसको लेके एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में है कि बेसिकली आगे जो बदलेगा क्या उनके लिए वो सही होगा। और अभी जो चल रहे पेपर लीक है उनके लिए आगे एक बहुत बड़ा एक डर का माहौल बन चुका है कि आगे एग्जाम्स पे कैसे उन्हें ध्यान देना है। और उसको लेके चलिए आज खास बात करते हैं दिशा पब्लिकेशन के सीईओ डॉक्टर मिस्टर अविनाश सर से। तो सर, आपका क्या कह रहे हैं अबाउट दीज कि ये सारी चीज़ें अभी जो बदलने जा रही है, एजुकेशन पॉलिसी, इवन जो एंटी पेपर लीक अभी आया है, इसका एक नया लॉ बनना भी शुरू हुआ है और अभी बहुत सारे टर्म्स आना भी बाकी हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा आपने कहा आशी, जब कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, तो उसके पीछे उसी की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की सालों की मेहनत रहती है। पैसे को तो हम छोड़ ही देते हैं, मेहनत की बात करते हैं। तो इसलिए पेपर लीकेज का जो मुद्दा है ये नॉन नेगोशिएबल है। माने आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके मन में कहीं से जरा से भी मन के किसी कोने में ये बात है कि शायद एग्ज़ाम फेयर नहीं होगा, शायद पेपर लीक हो सकता है, तो वो आपका बिल्कुल मनोबल तोड़ देता है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं, पर मुझे लगता है नियमों से पहले जो क्वेश्चनेबल है मैटर, वो इंटेंट है कि क्या वाकई में हम और हमारी सरकार बहुत सीरियस हैं या उतने सीरियस हैं जितनी सीरियसनेस चाहिए एक फुल प्रूफ पेपर को कराने के लिए। हम 100 करोड़ लोगों का इलेक्शन तो करा देते हैं, एक ही दिन में वोटिंग हो जाती है, कोई पोस्ट पे रिगिंग नहीं होती, पर 25 लाख लोगों का एग्जाम नहीं कर पाते। एक ऐसा एग्जाम जो कि इंडिया को एक डेवलपिंग से डेवलप नेशन बना सकता है। हमारे जैसे देश को अगर देखें तो पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या किसी भी देश की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का पाथ है वो एजुकेशन सिस्टम से जाता है, और अगर एजुकेशन सिस्टम में ही लीकेज है तो हम कैसे 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। अब आते हैं कि जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, नियम कानून तो 2024 में भी बने थे, 24 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, पर जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मुद्दा इसका आता है कि क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या नहीं है। ट्रस्ट, क्या सरकार, क्या यह सारी प्रोसेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। और ट्रस्टवर्दी होने का मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक ना हो या बिल्कुल ना हो। ट्रस्टवर्दी होने का मतलब ये भी है कि हो सकता है गलती फिर भी हो जाए, पर अगर गलती हो तो हम आगे बढ़ के उसको एक्नॉलेज करें, उसकी जिम्मेदारी लें और ये वादा करें सभी बच्चों से कि आगे इस तरीके का नहीं होगा। जबकि 2024 में और 2026 में दोनों ही जगह मेरे हिसाब से तो सरकार ने पूरी कोशिश की कि मामले को किसी तरीके से रफा दफा कर दें, किसी तरीके से इस मामले को दबा दें। 2024 बहुत पुराना नहीं हुआ है। 2024 नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, 14 जून की जगह वो रिजल्ट 4 जून को आ जाता है, ताकि इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट थे, ये जो देश के इलेक्शन थे, उन्हीं रिजल्ट्स के साथ कहीं ना कहीं नीट का रिजल्ट भी घुल मिल के रह जाए और ये बात दबी की दबी रह जाए। इसका मतलब एनटीए ऑफिशियल्स को पहले से पता था कि लीकेज का कुछ ना कुछ सरसराहट या कुछ ना कुछ शोर है, उसको दबाने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक पूरी ईमानदारी से कोशिश नहीं होगी तब तक लॉ हमारे कहाँ तक काम करेंगे। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और लॉ अगर बन भी जाते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। 2024 के जो कन्विक्ट है आज वो 2026 में अभी तक जो है वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, और ये सुनते हैं कि सीबीआई ने भी अपना प्लिया बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रखा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इसमें इंटेंट की बहुत भारी कमी है और सरकार की नैतिक और पूरी जिम्मेदारी बनती है, 100 में से 100% सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस फेयर हो, ऑनेस्ट हो और हर एग्जामिनी को पूरा कॉन्फिडेंस हो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत ही है जो कि रिजल्ट डिसाइड करेगी, ना कि अनफेयर मीन्स। जब तक हम ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड बच्चों को नहीं दे सकते तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम नहीं बन पाएंगे 5 ट्रिलियन की इकॉनमी।
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट एक सबसे बड़ा इशू बन गया है किसी भी एस्पिरेंट्स के मन में। अब वो ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, और शायद वो विश्वास बनने में टाइम भी थोड़ा सा लगे, क्योंकि सरकार कंटिन्यू चीज़ें बना रही है। लेकिन ये देखना बाकी होगा कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, बेसिकली वो उस चीज़ को कैसे एस्पिरेंट भी फॉलो करता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं, क्योंकि लॉ अभी बनना शुरू हो रहे हैं और ये आगे जाके अभी और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस चीज़ पे एक सच चीज़ है कि नीट पेपर लीक हुई, या बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। एंड इवन नीट, ये ऐसा नहीं है कि इस साल पहली बार हुआ है, ये कई सालों से होता जा रहा है। कई सालों से एक जैसे मानो एक प्रक्रिया बन गई है कि ये पेपर लीक का कॉन्सेप्ट, और कहीं ना कहीं आजकल एस्पिरेंट्स के मन में एक जवाब भी आ चुका है कि हमें लगता है कि री एग्जामिनेशन हमारा एक देना एक हमारे लिए कंटिन्यू प्रोसेस हो गया है। हमें पता है कि एग्जाम देना हो तो उसके बाद री एग्जाम भी हमें देना ही पड़ेगा, जो आजकल का एक माहौल बन गया है। इसको लेके आपका क्या कहना है? मैं तो अब फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि जब कोई भी पेपर लीक होता है, अगर हम नीट के पेपर की लीक की बात करते हैं तो हम ये मात्र संख्या 25 लाख हमें ऊपर से दिखाई देती है, पर हर 25 लाख परिवार, इसका मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लोग साल दर साल तैयारी कर रहे हैं। कोई 500 किलोमीटर चल रहा है, कोई 1000 किलोमीटर चल के आ रहा है, किसी ने अपना खेत बेच के, किसी ने लोन लेके तैयारी कर रहे हैं, कोई कोटा जाके तैयारी कर रहा है, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, कानून को हमें सख्ती से लागू भी करना पड़ेगा, और इससे पहले कि हम कानून बनाएं हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि ये ऐसा मौका ही ना आए, ऐसा मौका ही नहीं आए। अब आप इसको एक दूसरे उदाहरण के तरीके से देखते हैं। चाइना में गोकाओ नाम का एग्जाम होता है, जिसको तकरीबन 1-1.5 करोड़ बच्चे देते हैं। वहां पे भी पेपर एंड पेंसिल से टेस्ट होता है। प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रांग है, वहां कोई लीकेज नहीं है, वहां कोई लीकेज नहीं है। और मैंने आपसे जैसा पहले भी कहा, हम 100 करोड़ लोगों का इलेक्शन करा देते हैं, कोई रैंकिंग नहीं होती, पर 25 लाख पेपर के लिए हम कहते हैं, 25 लाख बच्चों के लिए हम कहते हैं कि व्यवस्था नहीं है, या इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करती है एग्जामिनेशन फी के जरिए। आप इमेजिन कीजिए, अगर 25 लाख बच्चों ने अगर 2000 रुपए पर बच्चे ने दिए है, तो 300-400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए होंगे। सरकार को इस पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे हम 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं हजारों एग्जामिनेशन लीक प्रूफ करा सके। तभी बच्चे का विश्वास और बच्चे का भरोसा वापस आएगा, तभी वो बच्चा अपनी जान लगाएगा। ये कह देना कि एक बार लीकेज हो गया तो दूसरा मौका है, गलती सुधार लूंगा, जब बच्चे का मनोबल टूट जाता है, हम तैयारी के दौरान कहते हैं कि जब आपका मनोबल हाई रहता है, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो कठिन से कठिन सवाल को आप फोड़ देते हैं, और जब आपका मनोबल डाउन रहता है तो आसान से आसान सवाल को आप छोड़ देते हैं। यही फ़र्क है। इस सारा गेम जो अगर मेंटली बच्चा स्ट्रांग हो और कॉन्फिडेंट हो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी है, जो कि एक डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर है, तो आप देखिए देश की किस्मत और देश की चीज़ों को बदलने में समय नहीं लगेगा। एग्जैक्टली सर, आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। ये चाइना का जो एग्ज़ाम है, इसको लेके एस्पिरेंट्स ने हमसे भी बात की थी जब हमने वीडियोस काफ़ी बनाए, तो उनका यही कहना था बेसिकली कि ये जो पूरा एक पूरा प्रिपरेशन है, जब चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी ट्रांसपेरेंसी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये इंडिया में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? इंडिया में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है? ट्रांसपेरेंसी पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसी ट्रांसपेरेंसी जो चाइना की इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इंडिया में कब तक आएगी? ये क्या कहना है आपका? तो इसके पीछे तो यही है कि सरकार के इंटेंट की भारी कमी है। सरकार शायद इन पेपर्स को, इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को इतना सीरियसली नहीं लेती थी, और इसीलिए मैंने कहा ना, पहली बार ये जो प्रोटेस्ट हुए, इससे सरकार को मजबूरन जिम्मेदारी लेनी पड़ी, ये तो इतने प्रेशर के बाद लेनी पड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कस्ब से ये वो एक लम्हा या ये एक वो मोमेंट था जहां सरकार के अंदर परिवर्तन आएगा। सरकार इन चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत अहमियत देगी, और उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरीके की चीज़ें ना हो, और अगर हों तो बहुत कम से कम हों, और अगर हों तो जो कमी पेशी रह जाती है, जैसे पेपर लीकेज कई स्टेजेस पर हो सकता है। अगर आप 2024 का पेपर लीकेज देखें तो वो पेपर की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ था। अगर आप 2026 का पेपर लीकेज देखें तो वो एग्जामिनेशन के जो सेटर्स थे उनके द्वारा लीक हुआ था। बीच में 1 आधे साल का पेपर लीक तब हुआ जब वो पेपर्स प्रिंट हो रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस से लीकेज हो रहे थे। तो 3, 4, 5 हमें पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे लीकेजेस हो सकती है। हम चाइना से, साउथ कोरिया भी एक उदाहरण है, चाइना से और साउथ कोरिया से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे वो हमसे बड़े पैमाने पर इन पेपर्स को लीक प्रूफ तरीके से करा सकते हैं, और वही सब चीज़ें हमें अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओवरऑल सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और सरकार का इंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए, रेदर देन कि इसको रफा दफा करना या इसको दबा देना या किसी तरीके से
इलेक्शन वाले दिन जो है रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन नीट का रिजल्ट दे देना कि ये बात कहीं दब जाए और ये मुद्दा ही ना बन पाए। बट सर फिर भी अभी कुछ एस्पिरेंट्स बहुत पॉजिटिव भी हैं कि आगे प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि समय अब उनके लिए एक तरीके से कम है, जितना समय मिले उनके लिए कम है। तो उनको ये होप थी कि मे बी कुछ चीज़ें सही हो, बट कहीं ना कहीं एनटीए ने भी एक्सेप्ट किया है कि मेरी गलती है, और वो चीज़ लेकिन अभी एस्पिरेंट्स उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, और उसको लेके अभी वो सोच रहे हैं कि चलो आगे प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं, इस बार नहीं तो अगले साल हमारा हो। तो उसको लेके उनकी प्रिपरेशन लेवल स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। बट आपकी तरफ से क्या है, ये जो बुक वाला कॉन्सेप्ट है और जो पूरा अब ये नया डिजिटल फॉर्मेट स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर डिफरेंस आपके लिए क्या है कि बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब यही फोकस कर रहे हैं कि बुक्स के बजाय अब डिजिटल को फॉर्मेट का यूज़ कर लेते हैं? तो मैडम देखिए, तैयारी करने के ये अलग अलग माध्यम हैं। कोई भी एक चीज़ बेहतर है या कोई भी एक चीज़ है जिससे हम कर सकते हैं और दूसरी चीज़ बेकार है, ये कहना सही नहीं होगा। तो जैसे अगर आप देखें कि बुक की अपनी एक अलग अहमियत है। दो तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं अगर हम इसको नीट या जेई के पर्सपेक्टिव से समझें। एक सब्जेक्ट होता है रीड सब्जेक्ट, जिसको आप पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसमें जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है। एक होता है डू सब्जेक्ट, जिसको आप जब तक हाथ से लगाते नहीं तब तक आपको वो समझ में नहीं आता। इन सब्जेक्ट को हम कंसेप्चुअल सब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर आप देखें कि जो रीड सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनको आप ऑनलाइन माध्यम से बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। पर जहां डू सब्जेक्ट की बात आती है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो गए या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गए, तो वहां पे बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको कंसेप्ट को डीप समझना है, सवाल को अपने से हाथ से लगाना है, वहीं पे आपको अपने नोट्स बनाने हैं, कुछ चीजें अंडरलाइन करनी है, बार बार पेपर को आपको बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो बुक की अपनी एक अहमियत होती है। दूसरे अगर तरीके से समझें कि जब आप डिजिटल लर्निंग के माध्यम से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, तो आप गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठे हैं। आपका जो ड्राइवर है वो कोई और है, वो टीचर है जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है। पर जब आप किताब से खुद पढ़ रहे हैं तो ड्राइविंग सीट पे आप ही हैं। आपकी लर्निंग कस्टमाइज्ड है, आपकी लर्निंग एक्टिव है। डिजिटल लर्निंग में लर्निंग पैसिव होती है, आप सुन रहे होते हैं, बट आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। किस सब्जेक्ट को कितनी तेजी से, कितने टाइम से करना है, ये सब डिजिटल टीचिंग, जो ऑनलाइन लेक्चर्स का टीचर डिसाइड करता है। किताबों में आपके हाथ में आपकी लर्निंग होती है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सवाल करना है, कौन सा नहीं करना। तो एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए वीडियो लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और कई बार डीप कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी टाइम के लिए किताबों का कोई सानी नहीं है। जब हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते तो हैं कि ऑनलाइन लेक्चर देंगे और वो वीडियो, और हम ब्राउज इंस्टाग्राम को करने लग जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बड़ा एक वो है। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हर स्टूडेंट अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों का क्या आइडियल कॉम्बिनेशन बनेगा या क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन उसके लिए बनता है, वो चूज़ कर सकता है। करेक्ट सर, बट ये सीबीटी फॉर्मेट आपको भी पता होगा, बेसिकली अभी सीबीटी पूरा हर एक एग्जाम फॉर्म में यूज़ हो रहा है। इसमें सिर्फ नीट पे ही नहीं, इवन जेईई के बाद ये नीट पे, अब बाकी जितने भी चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें अब सीबीटी कन्वर्ट यूज़ हो रहा है। ये सीबीटी का पूरा फॉर्मेट कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग इस पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सीबीटी होना चाहिए। स्पेशली नीट एस्पिरेंट का भी यही कहना है कि अगर सीबीटी होता है तो इसमें जैसे सपोज किसी की आई साइट वीक है या बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो इतनी देर कंप्यूटर का यूज करके कैसे वो उस पे ध्यान देगा। बहुत एक चैलेंज तो होगा सीबीटी में कहीं ना कहीं। आपका क्या कहना है सीबीटी पे? मैडम, मैं तो इसमें यही कहूँगा आशी कि ये चीज़ मुझे तो समझ में नहीं आती है। आज के टाइम में आप 2026 में बैठे हैं और अगर आप ये कहते हैं कि आप कंप्यूटर पे 2 घंटे या 3 घंटे का एग्जामिनेशन दे नहीं सकते हैं, तो ये मुझे तो बात थोड़ी कम समझ में आती है। एक इंडिविजुअल कोई वन ऑफ स्पेसिफिक या इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, बट सारे वर्ल्ड में सारे एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही चल रहे हैं। और ये तो एक ना एक दिन, सूनर और लेटर, सभी एग्ज़ाम्स एक ना एक दिन सीबीटी बेस्ड होने ही हैं। तो जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है वो सही से अपना डायग्नोसिस कराएं, सही से ट्रीटमेंट लें। और मैं तो समझता हूँ आजकल के बच्चे तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे निकाल देते हैं। तो बजाय इसके कि हम उन सब चीज़ों को देखें, हमें इस फॉर्मेट के प्रति अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा और यूज्ड टू होना पड़ेगा। सीबीटी तो मैंडेटरी है। मतलब एग्जामिनेशन को फेयर कराने का एक जो प्रभावी तरीका है वो एग्जामिनेशन को ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कराना है, और उसमें एग्ज़ाम आपको सीबीटी के थ्रू ही दिया जा सकता है। तो सीबीटी के लिए के पैटर्न और के हिसाब से तो आपको यूज्ड टू होना ही पड़ेगा।
बट आपको क्या लगता है कि अभी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, नीट एस्पिरेंट की हो या जेई की हो, इन्होंने जो प्रिपरेशन लेवल स्टार्ट किए हैं, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि जब सरकार ने पूरी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कहीं ना कहीं हमें भी तो अपनी प्रिपरेशन पे अपना थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। उस चेंज के लिए आपका क्या कहना है, वो पॉइंटर्स क्या है जो एक बुक्स और अभी जो हमने बात की डिजिटल फॉर्मेट में, क्या चीज़ें उन्हें एक रेगुलर रूटीन बनानी पड़ेगी और क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो देखिए, सीबीटी तो एक फॉर्मेट है जो तैयारी की चीज़ें हैं। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा दूसरे तरीके से देता हूं कि कौन सी वो 4-5 चीज़ें हैं जो बच्चे को ध्यान में रखनी चाहिए जब बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो सबसे पहले तो बच्चे को जो करना चाहिए वो उसको प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम प्लानिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि प्लानिंग से स्ट्रेस होता है, प्लानिंग से एंजाइटी होती है। बट और हम कहते हैं प्लानिंग जो है, ये कह के राइट ऑफ कर देते हैं कि प्लानिंग ज़रूरी नहीं है, प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लान हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं। बट जब हम मूवी देखने जाते हैं तो डिटेल प्लान बनाते हैं, कौन सा शो, कौन सी मूवी, कौन सी सीट, किसके साथ कौन जाएगा, कौन पिकअप करेगा, कौन ड्रॉप करेगा। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ प्रूव करता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, सिलेबस किस तरीके से है, कितने टाइम में इसको हमें कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन प्लान करना है। दूसरी जो चीज़ है जो कि बहुत अहमियत है नीट जैसे या जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो है फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच का मतलब है क्लैरिटी ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट नॉट टू डू। ये जानना कि क्या करना और क्या नहीं करना, कौन सी रिसोर्सेज मैंने यूज़ करनी है, बजाय इसके कि सब चीज़ों को करने के पीछे हम भागें। हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली सेलेक्ट करें और उन्हीं रिसोर्सेज पे 100% फोकस्ड अटेंशन करें। तीसरा स्टेप जो आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने ज़रूरी है। बजाय इसके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करने की कोशिश करें या सवालों को समझने की बजाय रटने की कोशिश करें, हमें कंसेप्ट्स, डीप कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी पे फोकस करना तो चाहिए। वैसे भी वो रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और इन एग्जाम्स में तो खत्म हो ही चुका है। क्योंकि सवाल क्या है, सवाल क्या है, कॉन्सेप्ट का एक चेहरा है। सवाल कॉन्सेप्ट का एक चेहरा है और उस कॉन्सेप्ट के हजारों चेहरे हो सकते हैं। तो आपको अगर हर चेहरा पकड़ना है तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। डीप मास्टरी जब आपकी होगी तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और मुद्दा आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ स्टेप मैं कहूँगा आपको, पहला स्टेप मैंने प्लानिंग कहा, दूसरा स्टेप मैंने फोकस कहा, तीसरा स्टेप मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहा, चौथा स्टेप है रिवीजन। बहुत बार हम सब कुछ करने के चक्कर में चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि अरे ये सवाल पढ़ा तो था पर हो नहीं पा रहा या कुछ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो वहाँ इसका मतलब है आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। तो रिवीजन की प्रोसेस के अंदर जो भी कुछ हमने सामान या जो भी कुछ नॉलेज सारे साल में इकट्ठी की है, उस सबको हमें समेटना है। और पांचवी चीज़ रिवीजन के बाद आता है कि हमें टेस्टिंग करनी है और अपनी गलतियों को पहचानना है और जानना है कि इन गलतियों को हम एग्जामिनेशन हॉल में ना करें। तो चाहे सीबीटी पैटर्न हो चाहे सीबीटी पैटर्न ना हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन 5 प्रोसेसेस या 5 स्टेप्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अपने आप में कंप्लीट होगी और अभेद होगी। बुक्स आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी बेस्ट होंगी? मतलब जैसे नीट और जेई का अलग अलग कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो है, हाँ। एनसीईआरटी है, बट और बाकी अदर बुक्स क्या होंगी जो उनके लिए मे बी बेनिफिट दें उनको? तो एनसीईआरटी को ऑब्वियसली हम एज ए बेस रख सकते हैं, एनसीईआरटी को बेस रख सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अलावा जो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन, PYQs जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, फोकस, मैंने आपसे कहा था फोकस मतलब क्लैरिटी ऑफ नोइंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तय करता है PYQ। तो जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो कि क्या मेरे को इस लेवल के सवाल करने हैं या नहीं करने, क्या इस लेवल के सवाल, तो वो चेक करेगा PYQ से कि क्या इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स के साथ या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के साथ दूसरी चीज़ जो है, दूसरी बुक्स की जो लेयर है जो कि एकदम ज़रूरी है और हर बच्चे को करनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयारी के शुरुआत में पहले दिन से ही चाहिए, और जो चैप्टर आप ख़त्म करें ये जानने के लिए कि आपकी तैयारी सही लेवल की और सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही है, उसी चैप्टर के PYQs आप कीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी वाकई में सही चल रही है या नहीं चल रही है। सर देखा जाए तो प्रिपरेशन तो लोग स्टार्ट कर चुके हैं,
अब उन्होंने एक माइंडसेट भी अपना बना लिया है एंड इवन अभी कंटिन्यू प्रोसेस उनका ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक वही सवाल दोबारा से आ जाता है कि जो अभी नीट में ये जो हुआ है एनटीए की तरफ से कि मार्क्स उन्हें कुछ और मिले हैं, बट बाद में वो रातों रात बदल गए हैं। और उनके बाद उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि प्राइवेट कॉलेज और ये सरकारी कॉलेज का सबसे बड़ा, जहाँ पे उनको ये बिल्कुल श्योरिटी थी हमारे इतने मार्क्स आएंगे, हमें ये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बट बदले में आज वो 10-10 लाख से ज़्यादा पैसे दे के प्राइवेट कॉलेज में है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आगे भी उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि अगर आगे अगर हम यही सेम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स क्या पता हमारे फिर से वही हो। तो उस पर आपका क्या कहना है? तो मैडम ये तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस के ऊपर। एक स्टूडेंट एक एस्पिरेंट के पास, आप लोगों ने सभी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ने इतना बड़ा एजिटेशन किया, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है और उनकी एजिटेशन के हिसाब से कुछ एक्शंस भी लिए हैं, कुछ प्रोसेस के अंदर चेंज भी किए हैं, कुछ कमेटी भी बनाई है एक तरीके से। तो ये हमें सरकार के ऊपर अब ट्रस्ट करना पड़ेगा और हमें बजाय इसके कि सरकार के ऊपर ब्लेम करना और बजाय इसके कि हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे या कहीं ऐसा ना हो जाए, हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए और अपनी तैयारी पे विश्वास करना चाहिए। डिमोटिवेट की जगह थोड़ा सा अलर्ट हमें भी होना पड़ेगा। अलर्ट हमें, जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। और आप डिमोटिवेट होके बहुत आसानी से सारी चीज़ों को राइट ऑफ कर सकते हैं, बहुत आसान है। अपना ब्लेम दूसरों, सारी चीज़ का ब्लेम दूसरे पे डाल देना और रिलैक्स हो जाना। वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। बट अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। चीजें बदले तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप ही पीछे छूटेंगे, बाकी बच्चे तो तैयारी में जुट चुके हैं। तो ये सब सवालों की अब कोई अहमियत नहीं है और ये सब सवाल अगर बच्चे के दिमाग में है तो वो खामखा अपने आप को कंफ्यूज्ड स्टेज में रखना चाहता है। उसको इन सब सवालों को पीछे छोड़ के अपनी तैयारी पे, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए और अपनी तैयारी में दिन रात जुटना चाहिए। समय की मांग यही है। सो लास्ट मैसेज आपका क्या है उनके लिए, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, जेईई हो या कोई भी बड़ी एग्जाम से जुड़ा हो, तो उनके लिए आपका क्या लास्ट मैसेज है? पूरी आप दिले जान से मेहनत कीजिए। अगर आप दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मुझे कोई डाउट नहीं होता कि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तैयारी के अंदर खुश रहिए, जितना भी पढ़ें दिल से पढ़ें, फोकस्ड कीजिए और जो भी सवाल करते हैं क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। जब आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। 1000 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल हैं बजाय 10,000 क्वेश्चन के, बशर्ते वो 1000 क्वेश्चन केयरफुली सेलेक्टेड हैं और ऑनेस्टली आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। बहुत बार मैंने देखा कि बच्चा इस चीज़ के पीछे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फलाना क्वेश्चन बैंक कर लूँ, फलानी किताब कर लूँ। फोकस कीजिए, तो अपनी तैयारी पे रिसोर्सेज को केयरफुली सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ईमानदारी से मेहनत कीजिए। रिजल्ट आपके फेवर में ज़रूर आएगा। होपफुली सर एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी मिले और आज की जो कन्वर्सेशन रही है इसके बाद उनके भी कुछ क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में है, होपफुली उनको भी वो क्लैरिटी और उनको वो आंसर्स मिले हो। तो होपफुली आपको आंसर्स मिले हो और बाकी रही बात बाकी चीज़ों पे, तो वो उसको लेके हम ज़रूर आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। थैंक यू।